देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर किसानों से सीएम संवाद कर रहे हैं। यूपी के 150 किसानों से सीधी बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक तरफ किसानों ने आंदोलन खोल रखा है। बीते 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि वो लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ और मुद्दे उन्होंने अपने आंदोलन के साथ जोड़े थे। और इसी बीच यहां पर पश्चिमी यूपी के ही 150 किसानों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं। किसान भी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और साथ ही जो परेशानियां किसानी के दौरान या तो फसल उत्पादन दौरान या फिर फसलों की कीमत को लेकर, ये तमाम बातें किसान सीएम के सामने सीधे सीधे रख सकेंगे। डायरेक्ट सीएम से ये बातचीत हो रही है, संवाद हो रही है। तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां पर पश्चिमी यूपी के जो किसानों का वर्चस्व और यहां पर किसान जो है काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, वोट बैंक के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण। और साथ ही यहां पर देखिए गन्ना किसानों की अगर हम बात करते हैं तो गन्ना किसानों के लिहाज से भी एक तरफ यूपी सरकार का यह दावा है कि गन्ना किसानों का भुगतान सबसे ज्यादा इस सरकार में ही यूपी में हुआ है। और इसी बीच 150 किसानों के साथ बातचीत हो रही है। पश्चिमी यूपी के ये सभी किसान बताए जा रहे हैं। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, इस बातचीत का उद्देश्य क्या, इस संवाद का उद्देश्य क्या? और देखिए, जिस तरीके से 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी के लिए जो फोकस टारगेट है उसमें नौजवानों के साथ साथ बाकी अलग अलग वर्गों के साथ साथ किसान भी है। और जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर वेस्ट यूपी में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है राकेश टिकैत की ओर से, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से 16 अगस्त से 23 अगस्त तक किसान संवाद कार्यक्रम चलाया गया था। जो रूपरेखा तैयार की गई उसके तहत ये कहा गया कि पहले एक हफ्ते तक जो किसान नेता हैं या जो किसान मंत्री हैं जो वेस्ट यूपी से आते हैं वो 104 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के ये बताएंगे कि कृषि बिल को लेकर किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से और राकेश टिकैत की तरफ से। इसके बाद 23 तारीख के बाद ये प्लान था कि जो बाकी किसान हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, वो मुख्यमंत्री के सामने आकर अपनी बात रखेंगे, अपना संवाद करेंगे और ये बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए जो किया है उनको कितना मिला, कितना नहीं मिला, गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं, एमएसपी से लेकर के बहुत सारी मुद्दे और बहुत सारी बातें वो रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने। और आज के संवाद कार्यक्रम के बाद खुद मुख्यमंत्री वेस्ट यूपी का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान वो किसान चौपाल करेंगे। यानी कि जिस तरीके से राकेश टिकैत एक तरफ धमकी देते हैं कि वो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, इस बीच बीजेपी अपनी तैयारी करती है कि वो ये वेस्ट यूपी में जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है उनकी ओर से माहौल को खराब करने की, तो बीजेपी इसको काउंटर करेगी। और इसकी कमान संभाली है बीजेपी के किसान नेताओं ने। और अब आज के संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री खुद वेस्ट यूपी का दौरा करके किसान चौपाल करेंगे और वेस्ट यूपी में जाके बताएंगे कि कृषि बिल में उनके लिए क्या फायदा है। जी अनामिका, उन 150 किसानों के बारे में भी बताएं जो आज के संवाद में हिस्सा ले रहे हैं। ये सारे पश्चिमी यूपी से हैं, तो किस तरह से इनका चयन किया गया है? देखिए, पहले तो प्लान ये था कि बहुत सारे किसानों को बुलाया जाए। करीब 500 किसान आने को तैयार थे पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन बाद में ही कहा गया कि चूंकि मामला मुख्यमंत्री आवास का है, लिहाजा हर जिले से 5 से 7 किसान आएंगे। इस लिहाज से करीब 150 किसानों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और ये कहा गया कि वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर जो कार्यक्रम है किसान संवाद का उसमें शामिल होंगे। अगर किसी की कोई दिक्कत है, परेशानी है, सहायता है, गन्ना किसानों की अलग दिक्कतें होती हैं, गेहूं खरीद की अलग दिक्कतें होती हैं, तो बहुत सारी बातें जो किसानों के जहन में सरकार के लिए और सरकार के जहन में किसानों के लिए है। इस संवाद के जरिए प्रयास ये होगा कि चुनाव से पहले बहुत हद तक किसानों को अपने पक्ष में किया जाए और इसीलिए बीजेपी की किसान मोर्चा की तरफ से ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और आज इस संवाद कार्यक्रम के बाद खुद मुख्यमंत्री भी इनिशिएट करेंगे और वेस्ट यूपी में जाकर के वो ये बताएंगे कि कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है राकेश टिकैत की ओर से, उस कृषि बिल से क्या फायदे हैं किसानों को, क्या उनके हित हैं इसमें निहित है इस कृषि बिल में, उसको लेकर गलतफहमी दूर करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है 2022 के चुनाव से पहले। और ये किसान संवाद भी उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा।
जी, आने वाले दिनों में देखना होगा इसका असर क्या होता है। अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में बताया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के हालात इतने खराब थे कि लोग रात के वक्त बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन अब प्रदेश में गुंडे और बदमाश योगी सरकार में पुलिस से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। दद्दा, इतनी रात को कहाँ को चल दिए? चाह पीण जा है सतपाल, चलो। ना मालिक, इतनी रात में कुछ ईच नीच हो गए तो? ऊंच नीच कहीं ना होगी, सपा सरकार ना है। ये बात तो सही कहा तो दद्दा, आजकल तो गोली के अवजबो नहीं आते। हाँ, नहीं तो कहा। योगी बाबा हैं सीएम, माफिया भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ के। देखे नहीं कल का कब्जा छुड़ा दिया, बाहुबली थर थर कांपने लगे हैं। अरे 15 अरब की संपत्ति ढाए हैं और जब्त किए हैं। अब क्या करे माफिया राज, प्रदेश में है महाराज। हमारी तो उम्र बीत गई है देखते देखते। मानो ये पहली बार ऐसी सरकार है जहां हर आदमी सुकून से जी रहा है, वरना पहले हर गांव से रोने की आवाज आ जाया करे। सो बात तो है दद्दा, भाजपा है तो भरोसा है। जन जन को सुरक्षा, जन जन को साहस, भाजपा सरकार, समान विकास। किसी इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन आम बात है, लेकिन सहारनपुर का गांव एक सांड की मौत के बाद सदमे में है। अब गांव के लोग उस मृत सांड के लिए वो सब कर रहे हैं जो आमतौर पर इंसान की मौत के बाद किया जाता है। इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं की रस्म आम बात है, लेकिन क्या आपने किसी सांड की 13वीं होते हुए कभी देखा है या सुना है? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे सांड की कहानी जिसकी मौत के बाद पूरे विधि विधान से उसकी 13वीं की गई। बाकायदा इस मौके पर 3000 लोगों को ब्रह्म भोज करवाया गया और सांड के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। आज भूमिया खेड़े पर हवन यज्ञ किया गया उनकी शांति के लिए, और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। जैसे हर इंसान के लिए बाद में मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, ऐसे ही हमारे भूमिया खेड़े के नाम का आज पूरे गांव वासियों की तरफ से मृत्यु भोज का आयोजन किया गया है। वजह क्या है इसमें? मतलब एक घोड़े के लिए, पशु के लिए इतना किया जा रहा है? वो हमारे घर के सदस्य जैसा था, शाम के सुबह के टाइम पूरे गाँव में निकलता था। करीब 18 साल पहले एक सांड कुर्डी गाँव में आया था। सांड आक्रामक ना होकर इतना शांत और भोला भाला था कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। बच्चे उसके इतने अच्छे मित्र बन गए थे कि उसके शरीर पर बैठकर सवारी किया करते थे, जिस वजह से गांव के लोग उससे प्यार करने लगे। कुछ दिन पहले अचानक भोला की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने उसे बचाने की काफी कोशिशें की, लेकिन भोला की जान नहीं बचाई जा सकी, जिससे पूरे गांव के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जिसके बाद गांव वालों ने विधि विधान के साथ सांड के शव को दफनाया। ये भूमिया खेड़ा हमारे गांव में एक प्रसिद्ध स्थान है। इस पर एक घोड़ा छोड़ा गया था और काफ़ी समय तक वो उसका यहाँ से आवार रहा, गाँव में घूमता रहा, किसी को मारा नहीं और उसका सर्वनाश हो गया था। उस उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे गाँव ने हवन कराया और भंडारा पूरे गाँव की सहमति से हुआ। एक सांड के प्रति लोगों का ये प्यार वाकई एक मिसाल की तरह है। इस मौके पर गांव के लोगों ने भोला सांड की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, भगवान से उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और नम आंखों से भोला सांड को आखिरी विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इरादे अगर पक्के हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और इसका बेहतरीन उदाहरण है काशी की 3 बेटियां, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर वेस्ट प्रोडक्ट पर बेहतरीन इस्तेमाल किया और पुटुकवा का बिजनेस शुरू किया। आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है ये।
काशी में 3 सहेलियों ने मिलकर महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने अपने हुनर के बल पर साबित कर दिया कि नारी शक्ति हालातों से लड़कर हारना नहीं बल्कि जीतना जानती है। काशी की इन बेटियों का नाम है तुलिका, मीनम और पूर्णिमा। इन तीनों ने बचपन से एक साथ पढ़ाई की। तुलिका ने मीडिया मार्केटिंग में मास्टर किया तो वहीं मीनम ने BBA और पूर्णिमा ने ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद इन्हें अच्छे पैकेज पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी मिल गई, लेकिन कोरोना ने इनकी नौकरी छीन ली। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और वाराणसी आकर उन्होंने कुछ अलग करने का मन बनाया। लेकिन कोई भी व्यापार करने के लिए इन्हें लाखों रुपए की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे में इन तीनों सहेलियों ने अपने हैंडीक्राफ्ट की कला के माध्यम से कबाड़ में पड़े हुए चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इधर यहाँ पे कोविड के टाइम पे हुआ ये कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। जॉब्स हम लोगों ने काफ़ी सारी खोई, तो उसके बाद से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही का एक बिज़नेस बनाते हैं। तो जो हम लोग को आता था, जो हमारे लिए पॉसिबल था, वो हम तीनों दोस्तों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम पुटुकवा है। अलग अलग मटेरियल से इन्होंने अनोखे आइटम बनाने शुरू किए, जिसमें लकड़ी के खिलौने, नोटबुक, कागज के इयररिंग और ज्वेलरी, पेंटिंग, छोटे छोटे कालीन और वॉल हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं। इसको उन्होंने पुटुकवा का नाम दिया और खुद इसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी। 1 साल में इनका प्रयास रंग लाया और इनके बनाए सामान को देखने के लिए इन्हें बड़ी एग्जीबिशन में बुलावा भी आने लगा और इन्हें अब सामान के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। यहाँ पे जितने भी चीज़ आप बेसिकली देख रहे हैं, सारा हम लोग ने वेस्ट से बनाना चालू किया है। जैसे ये लीव्स देख लीजिए आप, वेस्ट जो है इसका कार्ड बनाया हम लोग, धागों से बनाया हम लोग इयररिंग वगैरह। जितने भी बेसिकली चीज़ें सारे वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग रिसाइकिल करके यहाँ पे चीज़ें तैयार की हैं। पहले हम लोग किसी और के अंडर काम करते थे, लेकिन अब हमारा खुद का बिजनेस है, खुद के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हमें काफ़ी छूट मिला है। हम इसको ऑनलाइन भी लेके जाते हैं, काफ़ी ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, तो हमारे कस्टमर्स काफ़ी दूर दूर तक के हैं। इन 3 सहेलियों की इस कोशिश को जहां वाराणसी में सराहना मिल रही है, तो इनका ये प्रयास देश की महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं यूपी के नए सितारे से। मेरठ के कासिम ने तमाम कठिनाइयों को मात देते हुए आखिरकार अपनी मंजिल पा ही ली है। खिलाड़ी ने आखिरकार अपने सपने को सच कर दिखाया। सरधना के कासिम का सिलेक्शन हुआ है डिसेबल क्रिकेट टीम इंडिया के लिए। देखिए ये रिपोर्ट। ये है मेरठ का रहने वाला कासिम। कासिम ने तमाम मुश्किलों को मात देकर अपना सपना सच कर दिखाया है। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर रहने वाले सरधना के कासिम का सिलेक्शन डिसेबल क्रिकेट टीम इंडिया के लिए हो गया है। भारत बांग्लादेश के बीच होने जा रही सीरीज के लिए हुए उसके चयन से पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे और T20 में कासिम अपनी प्रतिभा दिखाएगा। 5 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सीरीज खेली जानी है। ये सीरीज बोर्ड ऑफ डिसेबल्स क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की तरफ से होनी है। कासिम के चयन से परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। 8 तारीख को जब अनाउंसमेंट हुआ, मैं बड़ा ही भावुक हो गया और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कॉल पे अपने घर बताया और अपने दोस्तों को, तो वहाँ भी बहुत खुशी का जश्न, मतलब बहुत जश्न मनाया हम लोगों ने। और मेरे गांव के लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त भी। मैं कमजोरी की वजह से ना कोई मतलब इतना सब कुछ नहीं कर पाया जो मुझे कर पाना चाहिए था। औरों के सामानों से खेल के मैंने अपनी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। कासिम काफी लंबे समय से यूपी की CCTV